देखिए भाई, चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता, ठीक है। वैसे अगर हम बोलें तो संभावना। हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में संभावना पता करनी है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का जो पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे बार बार लगने वाला है, P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का सिंबल है P। जिस भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले P लिखोगे आप, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया E का मतलब इवेंट। जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? E स्टैंड्स फॉर इवेंट। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। जिस चीज़ की संभावना निकालनी है वो कितनी बार आ रही है वो चीज़ ऊपर लिखी जाएगी, और कितने में से आ रही है वो चीज़ नीचे लिखी जाएगी। अगर इंग्लिश में फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल से फॉर्मूला समझाते हैं। हम सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं कॉइन की। एक सिक्का जब हम उछालते हैं तो क्या आता है उसके ऊपर? या हेड आएगा या टेल आएगा। मतलब इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। या तो बच्चों हेड आएगा या क्या आएगा? टेल। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फॉर्मूला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? टोटल फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है? कि जो चीज़ पूछी जा रही है, क्या क्या पूछा जा रहा है? हेड। 1 रुपये के सिक्के में हेड कितनी बार होता है? एक बार होता है। इट मीन्स ऊपर 1 आ गया, नीचे है टोटल आउटकम्स। अब 1 रुपये के सिक्के में टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं? हेड भी होता है और टेल भी होता है। तो टोटल आउटकम्स कितनी होगी? 2। तो अब आपको समझ में आया होगा टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक। कई बार यहाँ पर टोटल की जगह पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी लिखा होता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स तो रहेगा ही रहेगा। अभी एक कॉइन की बात की थी, मैं एक डाई की बात करता हूँ। डाइस क्या होती? लूडो की गीटी, ठीक है ना। लूडो खेलते हैं सांप सीढ़ी, उसमें जो पकड़ के फेंकते हो वो डाइस है, ठीक। अब डाइस में कहाँ तक काउंटिंग होती है? तो अगर उसकी सैंपल स्पेस बनानी हो तो क्या सैंपल स्पेस बनेगी? 1 2 3 4 5 6, ये इसकी सैंपल स्पेस है, ठीक है। सैंपल स्पेस मतलब कितने एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, वो उसकी सैंपल स्पेस होती है। अब आपको मैंने बोला भी मैंने एक लूडो की गिट्टी पकड़ी, डाइस पकड़ी और डाइस को मैंने फेंका। फेंकने के बाद 1 आने की क्या संभावना है? 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स 1 मुझे पता करना है। वो 1 कितनी बार आ रहा है? ध्यान से देखो, एक बार ही आ रहा है 1। इट मीन्स ऊपर तो 1 आ गया, और नीचे फॉर्मूला कहता है टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितनी है? वो 1 कितने में से आ रहा है? वो 1 6 आउटकम्स में से आ रहा है, इसलिए नीचे क्या आ गया हमारे पास? 6। इतनी चीज़ क्लियर? अच्छा, 1 की जगह पे अगर मैं डाइस को फेंकता हूँ और मैं बोलता हूँ जी 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 के आने की प्रोबेबिलिटी, तो अब ये देखिए फेवरेबल है 4, फेवरेबल आउटकम 4 है, और वो 4 कितनी बार आ रहा है? एक बार ही आ रहा है। अगर वो एक बार आ रहा है ऊपर तो 1 आ गया, और कितने में से एक बार आ रहा है? 6 में से। तो आंसर क्या मिला? 1/6। कॉइन की बात समझ में आ गई, डाइस की बात क्लियर होगी। एक कॉइन और एक डाई की बात की है हमने सिर्फ अभी, ठीक है। इसी तरह से ये मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ भी आपको कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसी तरह से एक बैग लेते हैं, एक बैग में रेड बॉल्स हैं 5, ग्रीन बॉल्स हैं 10, और वाइट बॉल्स हैं 12। और मुझे बोला गया कि भी बैग में बॉल्स को डालकर बैग को अच्छी तरह से हिला दिया गया। हिलाने के बाद इसका मतलब क्या हुआ? जो बॉल्स हैं वो बैग में सारी क्या हो चुकी हैं? मिक्स हो गई हुई हैं, शफल हो चुकी हैं सारी की सारी बॉल्स, ठीक। मुझे बोला बैग में हाथ डालिए और एक रेड बॉल बाहर निकालिए। कौन सी बॉल निकाल रहे हैं हम बाहर? रेड बॉल। इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है रेड बॉल की। एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नीचे तो टोटल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स मतलब टोटल बॉल्स कितनी होंगी थैले में, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में पहले मैं टोटल बॉल्स की बात कर लेता हूँ।
तो देखिए टोटल बॉल्स कितनी बनी, 10, 20, 25, 27, टोटल बॉल्स कितनी हो गई 27। इतनी चीज़ क्लियर। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड बॉल की। अब फेवरेबल आउटकम कौन है, रेड। तो 27 टोटल बॉल्स है, उसमें से रेड कितनी बार आ रही हैं, रेड कितनी बॉल्स है बैग में, चेक करिए। फेवरेबल कौन है, रेड कितनी 5। इट मीन्स ऊपर क्या आएगा, ऊपर फेवरेबल आउटकम में 5 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम कितनी रही आपके पास 27। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस फेवरेबल पता होना चाहिए और टोटल पता होना चाहिए। फेवरेबल और टोटल पता लग गया, फॉर्मूले में वैल्यू भरो, अपना आंसर कैलकुलेट करके निकाल लो। इतना डन। तो 5/27 हमारा आंसर बन जाएगा। अगर मैं आपको बोलता कि बच्चों बैग में से येलो कलर की बॉल निकालो, येलो बॉल निकालनी है, तो बताइए भाई नीचे तो 27 आएगा कि नहीं आएगा, नीचे तो टोटल ही आना है, टोटल बॉल्स जितनी हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी है 27। अब मैं बोल रहा हूँ बैग में से येलो बॉल निकालनी हमने, क्या निकलेगी येलो बॉल बैग में से, बैग में येलो बॉल ही नहीं है। जब भी हाथ डालोगे या तो रेड आएगी या ग्रीन आएगी या वाइट आएगी, इन तीनों के अलावा तो कोई और बॉल निकलनी नहीं, थैला खाली भी हो जाएगा, फिर भी येलो बॉल नहीं निकलेगी। इट मीन्स येलो बॉल ही नहीं है। तो आंसर क्या मिला, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हुई, यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि किसी भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इतनी चीज़ क्लियर होगी, डन। अच्छा अगर मैं आपको बोलता बच्चों कि बैग में से नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पता करिए, ये ध्यान से समझना ज़रा। अब ये नॉट का केस शुरू हो गया यहाँ पर हमारे पास। नॉट रेड बॉल मतलब थैले में हाथ डालना है, रेड बॉल नहीं निकालनी है, बस क्या बोला, रेड बॉल नहीं निकालनी है। टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल तो 27 है, पर रेड बॉल हमने नहीं निकालनी। इसका मतलब रेड बॉल छोड़ दो, बाकी काउंट कर लो। बाकी कौन कौन सी बची, आपके पास ग्रीन बची और आपके पास वाइट बची। तो वाइट और ग्रीन टोटल कितनी हुई 22। तो ऊपर कितना आ गया 22। ये हमने इस तरह से किया। वैसे जो इसका फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वो देखिए बोर्ड पे ज़रा। जब भी कभी नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, नॉट ई, इस नॉट ई को ऐसे भी लिखा जाता है बार के साथ। यहाँ पे या तो नॉट ई लिखा होगा या ई के ऊपर क्या डाली जाएगी, बार। ई का मतलब इवेंट, जो भी इवेंट हो रहा होगा। अब यहाँ पे कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, लाल बॉल नहीं निकालनी। यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, येलो बॉल निकालो। यहाँ पे कौन सा इवेंट है, रेड बॉल निकालो। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। फॉर्मूले में हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूले में हम ई लिख देते हैं, ई फॉर इवेंट, जो भी इवेंट चल रहा हो। यहाँ पे कौन सा इवेंट था, यहाँ पे कॉइन का इवेंट चल रहा था, कॉइन का, हेड टेल का। यहाँ पे किसका इवेंट चल रहा है, यहाँ पे डाइस का इवेंट चल रहा है। यहाँ पे किसका इवेंट चल रहा है, बॉल्स का इवेंट चल रहा है। ई का मतलब इवेंट, जो भी काम हो रहा होगा वहाँ पर। इतनी चीज़ क्लियर। अब जब कभी नॉट निकाला जाता है तो नॉट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 - P ऑफ ई। इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दिया जाता है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी को। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला, कौन सी बॉल नहीं निकालनी है, नॉट रेड, ठीक है। अगर मैं आपको नॉट रेड बोल रहा हूँ, नॉट रेड, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनता है कि 1 में से, यहाँ पे नॉट ई बोला मैंने, तो 1 में से क्या माइनस हो रहा है, पी ई। अगर मैं यहाँ पे नॉट रेड बोल रहा हूँ तो 1 में से क्या माइनस होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड माइनस होगा। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल माइनस होगी, तो 1 माइनस, अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल के रखी थी, पढ़िए कितनी है, 5/27। तो ये क्या बना, 5/27। ले लो एलसीएम, थोड़ा इस तरह से बड़ा हो जाता है। 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 27, और 27 में से माइनस कर दोगे 5 तो कितना हुआ 22। आंसर तब भी 22 डिवाइडेड बाय 27 ही आया, 22 डिवाइडेड बाय 27। तो पहला फॉर्मूला आपने सीखा कि भाई इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि भाई नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉट ई, नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो जब कभी नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से किसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी। अगर मैं आपको बोलता कि भाई नॉट ग्रीन, तो पहले आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। फिर आप 1 में से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आएगी। इतनी चीज़ क्लियर होगी। ये फॉर्मूला नंबर 1 था, ये फॉर्मूला नंबर 2। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, डाइस, कॉइन, बॉल्स, ये सारी चीज़ें क्लियर। हाँ जी आगे देखिए,
एक डाइस को हमने थ्रो किया तो उसकी सैम्पल स्पेस के एलिमेंट क्या होंगे? जब डाई को आप फेंकोगे या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6 या 7, सॉरी 6, ठीक है जी, 7 तो होता ही नहीं उसमें, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, ऐसे ही है। अब मैंने बोला कि भाई मैं डाई को फेंक रहा हूँ, डाई को फेंकने पे प्रोबेबिलिटी पता करिए लेस देन 7 की, कि नंबर जो है वो 7 से छोटा आए, 7 से छोटा। तो पहले तो ये बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला नीचे क्या आएगा? टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स कितनी होती है डाई में? दिख ही रहा होगा 6 आ गई, इतना डन। और मैंने बोला प्रोबेबिलिटी पता करिए कि जब मैं डाई को फेंकूँ तो मेरा नंबर जो डाई के ऊपर आए वो 7 से छोटा होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 7 से छोटा क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अच्छा, आप 6 को देख के आंसर 6 बोल रहे हो? कौन कौन बोल रहा था? ईमानदारी से हाथ खड़ा कर देना। हाँ ठीक, देखो बेटा पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? पॉसिबल आउटकम्स यही बोल रहे हैं हम, पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कितनी बन रही हैं? अगर 1 आता है तो क्या वो 1 7 से छोटा है कि नहीं है? 2 आता है, 2 है कि नहीं? तो अगर वो है तो फिर उसको लेंगे कि नहीं लेंगे? 1 को लोगे आप, 2 को भी लोगे, 3 4 5 6, ये 6 के 6 लेने पड़ेंगे हमें। ये 6 के 6 हमारे फेवरेबल आउटकम में आते हैं, 6 के 6 फेवरेबल आउटकम में आते हैं। तो ऊपर क्या आया? 6। तो 6 से 6 कट गया, आंसर क्या मिला? 1। और जब कभी आंसर 1 आता है ना तो इसको बोला जाता है श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो, जो प्रोबेबिलिटी है ये 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 के इक्वल या 1 से छोटी। अब 1 से छोटी बोलोगे तो मैं बोलता हूँ जी 2 के आने की संभावना क्या है? बताओ, डाई फेंकी मैंने, 2 के आने की संभावना क्या होगी? 1/6। आप 1/6 लिख रहे हो, 1/6 को डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? छोटा आंसर आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी में आंसर 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। और कहाँ तक जाएगा? पीछे केस किया था, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 0। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, ठीक है। अब 0 कैसे हो सकती है उसकी एग्जांपल देते हैं। मैंने लूडो की गीटी पकड़ी और फेंका, फेंकने के ऊपर मैंने बोला बताइए भी संभावना क्या है कि 8 से बड़ा नंबर आ जाए? 8 से बड़ा, चलो 8 से बड़ा छोड़ दो, मैं बोलता हूँ 7 से बड़ा नंबर आ जाए। 7 से बड़ा नंबर, यहाँ पे नीचे तो 6 ही आएगा। बताओ 7 से बड़ा नंबर कोई हुआ है? कोई नहीं है। तो ऊपर क्या आएगा फिर? 0। तो आंसर क्या मिला? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है इक्वल्स टू 0 और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला, जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर भी हो सकती है। चेक कर लो, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आया? 0। और 0 से बड़ी भी हो सकती है। 0 से बड़ा क्या हो गया? 1/6। 0 के बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। और 1 से छोटी, 1 से छोटी मतलब जो 0 से बड़ा होगा वो तो 1 से छोटा ही होगा ना। और प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल भी हो सकती है। 1 के इक्वल चेक करिए, 1 आंसर आया कि नहीं आया? ये हमारा तीसरा फॉर्मूला था। अभी तक इतनी क्लास में से हम 3 चीज़ें समझे कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, दूसरा नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, तीसरा प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी या 1 के इक्वल हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। 0 से छोटी होने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, यानी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इतना डन। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं इनको बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? आप लूडो की गिट्टी पकड़ते हो, फेंकते हो और बोलते हो जी 5 के आने की क्या संभावना है, उसको क्या बोला जाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट वर्ड समझिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज होती है? रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है जिसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होता। वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसको बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, उदाहरण के लिए अगर मैं एक बैग में रेड, ब्लू, ऑरेंज 3 बॉल्स हैं,
एक एक बॉल बैग में डाल देता हूँ और मैं बोलता हूँ भी रेड कलर की बॉल आपने थैले में से हाथ डाल के निकालनी है, तो क्या आप श्योर रेड कलर की बॉल ही आपके हाथ में आएगी? श्योर नहीं है। जिस चीज़ के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम श्योर होते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। और जब आप हो ही श्योर उस चीज़ के बारे में, तो उस श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? यानी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा वो तो श्योर ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका आंसर क्या आ जाएगा? और जो इवेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं, हमें उसका आंसर निकाल कर देखना पड़ेगा। इतनी चीज़ क्लियर होगी? ये तो था श्योर इवेंट। और अगर कहीं पे ज़ीरो आंसर आता है ना, तो ज़ीरो को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। ये आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी जो हो ही नहीं सकता। अब मुझे बताओ, लूडो की गीटी जब हम फेंकते हैं तो 7 से बड़ा नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता ना, वो तो कोई स्पेशली बना के लेके आया होगा तभी बात है। तो वो तो इम्पॉसिबल इवेंट है हमारे पास। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, एक मूवी में, बहुत पुरानी मूवी है, पता नहीं आप लोगों ने देखी भी होगी ना देखी हो, शोले मूवी का नाम सुना? शोले, उसमें हाँ जय और वीरू के पास, दोनों में से किसी एक के पास ना एक कॉइन होता है, एक कॉइन, एक सिक्का होता है। लंबू, क्या बात सर, क्या बात। उसमें कॉइन होता है। ठीक है, अब हमें ये याद नहीं कि दोनों तरफ या तो हेड था या दोनों तरफ टेल था। वो कॉइन ही ऐसा था जिसके दोनों तरफ सेम चीज़ थी। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए वो कॉइन शिवम के पास हो और शिवम उसको फेंके और शिवम को बोला जाए तू नहीं चूज़ करना है, तो ये कभी हारेगा नहीं, क्योंकि इसको पता है कॉइन के दोनों तरफ हेड है। तो जब भी ये फेंकेगा क्या मांगेगा? तो मुझे बताओ हेड आने की संभावना क्या है? 2/2 नहीं, सही है जनाब, 2/2 ही है। 2/2 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया, मतलब हेड तो आना ही आना है। तो जब हेड आना ही आना है तो क्या वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, वो तो श्योर है, आना ही हेड है, पता ही है हेड ही आना है। तो जब आपको उस चीज़ के बारे में पहले से ही पता है तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। अब मेरे पास एक कॉइन है जिसके ऊपर हेड भी है और टेल भी है। अब मैं शिवम को क्या कहता हूँ, भाई मांग ले, अब क्या मांग रहे, मैं उछालता हूँ उस कॉइन को, वो मांगता है हेड और आगे आ जाता है टेल। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें उसने हेड मांगा और टेल आ गया, और हेड मांगा और हेड ही आ गया, तो वो बाई चांस संभावना वो जीत गया, कभी हेड आ गया। ठीक, अब अभी वो भी डाउटफुल है कि पता नहीं हेड आता है कि नहीं आता है। जो कॉइन मेरे पास है उसमें वो डाउटफुल है, पर जो कॉइन उसके पास है उसमें वो श्योर है। अगर वो श्योर है तो फिर वो कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। जिसमें हाँ वो श्योर इवेंट है पर वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें पहले से पता नहीं होता है कि वो चीज़ आने वाली है कि नहीं आने वाली है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आ गया सबको? इतनी चीज़ क्लियर? 3 फॉर्मूले क्लियर हो चुके हैं। और जब आप श्योर की बात करते हो तो श्योर इवेंट में हमेशा आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ भी हेड के आने की संभावना, तो आप आंसर क्या दोगे? 1/2। मैं आपको बोलता हूँ टेल के आने की संभावना, आप आंसर क्या दोगे? अगेन 1/2। तो प्रोबेबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बोला 1 के बराबर हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो। अगर मैं 1/2 और 1/2 को ऐड करूँ तो क्या आंसर आएगा? बेस दोनों का सेम, नीचे आया 2, 1 + 1 कितना हो गया? 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या मिला? 1 ही मिला। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, पर 0 से भी छोटी नहीं हो सकती। श्योर इवेंट क्लियर? श्योर इवेंट में आंसर क्या आता है? 1। और इम्पॉसिबल इवेंट में आंसर क्या आता है? 0। एक इवेंट हमारे पास ई है और एक नॉट की जब बात करते हैं तो वो क्या हो गया हमारे पास? नॉट ई। अब यहीं से एक फॉर्मूला बना, फॉर्मूला नंबर 4, अगर मैं पी ई और प्लस पी नॉट ई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। चेक कर लो, ये पी ई है, जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पी प्लस पी नॉट ई किसके इक्वल हो गया? 1 के। ये मैंने अभी बनाया। हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपने बोला 1/2। मैं आपको बोलता हूँ हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब हेड नहीं आएगा। अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल ही आएगा। ठीक है, अब हेड नहीं आ रहा तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 ही होगी। और अगर मैं हेड प्लस नॉट हेड को प्लस करता हूँ, हेड और नॉट हेड को प्लस करूँगा तो मेरा आंसर क्या बन रहा है? 1/2 + 1/2, आंसर क्या आ रहा है? ओवरऑल 1 आ रहा है। मतलब इवेंट प्लस नॉट इवेंट को प्लस करो तो आंसर क्या मिल रहा है? 1। 1 मीन्स 100% श्योर, 100% श्योर। इतनी चीज़ क्लियर होगी?
तो ये कुछ एक फॉर्मूलाज थे जो हमने प्रोबेबिलिटी में यूज़ करने हैं। अब आपको श्योर इवेंट पता लग गया, इम्पॉसिबल इवेंट पता लग गया और ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पता लग गए हुए हैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी सुनिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कहते हैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी और एक नॉट ई, नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वहाँ पे आंसर लिखा हुआ ढूंढ लो क्या होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, कहते हैं संभावना उस इवेंट की जो हो ही नहीं सकता। तो जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसका आंसर क्या आएगा। अब जैसे मैंने आपको बोला था डाइस को फेंकते हैं और डाइस में 7 से बड़ा नंबर क्या आएगा, है संभावना 7 से बड़ा नंबर आने की, नहीं, तो आप क्या बोलोगे 0। ठीक है, इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता उसकी संभावना क्या निकलेगी 0। बैग में रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, येलो बॉल है, मैं आपको बोलता हूँ व्हाइट बॉल निकालो, निकलेगी व्हाइट बॉल? जब व्हाइट बॉल है ही नहीं तो क्या निकलेगा 0। ठीक है, तो एक फिल इन द ब्लैंक्स ये 0 के साथ में हो गया। और कहते हैं इस तरह के इवेंट को क्या बोला जाता है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जिसका आंसर 0 आए उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। इतनी चीज़ डन। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे वहीं से होते जा रहे हैं सारे के सारे। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑन एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसने होना ही होना है, उसकी संभावना क्या होगी 1। तो यानी वो 1 हो गया। और अगर वो 1 है तो उसका एक और नाम है क्या, श्योर, उसको क्या बोला जाएगा, श्योर इवेंट। तो वो श्योर इवेंट है जी, जिस चीज़ ने होना ही होना है। जैसे मैं आप लोगों की बात करता हूँ, ठीक है, अब आप सब सारे के सारे बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हो, संभावना क्या है आप लोगों के 10th क्लास में पास होने की, क्या संभावना? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये लग रहा हो, या कोई ऐसा बच्चा जिसको ये लग रहा हो, श्योर हो कि नहीं हो, बोल के बताओ ज़रा। किसी को लगता है इम्पॉसिबल है सर, मैंने तो दोबारा करनी है 10th, दूसरी बार में पॉसिबल हो पाएगा मेरे से, ऐसा कोई बच्चा है? नहीं ना। तो पास होने की संभावना क्या आप लोगों के 10th में? श्योर हो, सबको यकीन है पास हो जाओगे, श्योर। यानी पास वही होगा जो पूरी जी जान से मेहनत करेगा, अच्छे नंबर ले लेगा वो, है ना। तो श्योर इवेंट मतलब 1 है, आपका मतलब है कि आपका 10th क्लास में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, क्योंकि आप लोग श्योर हो। ठीक है, बाकी नतीजा ही बताएगा कि 1 आता है या 0 आता है उस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कहते हैं जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने कर दिए, अगर उन सब एक्सपेरिमेंट्स का सम कर दें तो आंसर क्या आएगा, दिख रहा है 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर हम सम कर दें सभी एक्सपेरिमेंट्स का तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया था, हेड आने की संभावना आपने बोला 1/2, मैंने बोला टेल आने की संभावना आपने बोला 1/2। अब जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने किए इन सब एक्सपेरिमेंट को का सम कर दो। अगर मैं सम करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मतलब 1/2 + 1/2, तो आंसर क्या मिलेगा 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो क्या मिला। तो मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने किए अगर उन सब एक्सपेरिमेंट का टोटल कर दिया जाए तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1 आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। कहते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन, और बोर्ड पे देख लेना जरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसका 0 का। यानी 5th पार्ट में पहली फिल इन द ब्लैंक्स में 0 आ जाएगा, उन्होंने ग्रेटर देन बोला था, तो ग्रेटर देन किससे हो सकती है 0 से, इक्वल टू किसके हो सकती है 0 के, एंड लेस देन और इक्वल टू, लेस देन किससे हो सकती है प्रोबेबिलिटी, लेस देन किससे हो सकती है 1 से, और इक्वल टू भी किसके हो सकती है 1 के। इट मीन्स 0,1। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, पांचों के पांचों फिल इन द ब्लैंक्स हमने कंप्लीट कर दिए। अब ये 5 के 5 फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ही सिंपल थे। अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का बेसिक समझ में आ गया तो फिर ये तो आराम से कर सकते हैं। इतनी चीज़ क्लियर। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, कहते हैं इन नीचे लिखे में से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। 2/3, -1.5, 15%, 0.7। ये जो कुछ भी हमने नीचे लिखा हुआ है, कहते हैं इसमें से कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। अगर हम प्रोबेबिलिटी नहीं की बात कर रहे हैं तो हमें ये फॉर्मूला देखना है। अगर कोई चीज़ 1 से बड़ी होगी तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, और अगर 0 से छोटी होगी तो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। इतना डन? हाँ जी, बताइए 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? देखिए ध्यान से और बताइए। हाँ तानिया बेटा, 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? शिवम सीधा देख करके। हाँ टीना, नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, 2/3 प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इन्होंने बोला नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी रविंदर जी, राहुल भाई, 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। वेरी गुड, मतलब समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से सारा का सारा। इतनी अच्छी तरह से समझाया नहीं था मैंने जितनी अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया। युवंश, 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं? नहीं होगी। वो भी ये बोल रहा है सर ये तो बहुत नामुमकिन काम है, ये कहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? हाँ चल दीपाली बेटा बता। होगी, 2/3 प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ 2/3 को अगर आप डिवाइड करोगे, सारे नालायक मेरे पास ही आके बैठे हुए हैं भाई, बीच में 1-2 बच्चे होशियार हैं बस। 2/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 फिर लगा पॉइंट, ये 2 आ गया नीचे, पे पॉइंट लगा तो यहाँ पे 20 आया, और 3 6 का 18 आया, तो फिर 2 आया, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, 3 6 का 18 आया, तो 2 चलता जाएगा 0.66। अब आप मुझे ये बताओ, ओ नालायको इधर सारे के सारे जो इस लाइन में बैठे हुए हैं, 0.66। अब शिवम अगले क्वेश्चन मैंने तेरे से ही पूछने बेटा, फिर तेरे से जवाब नहीं निकलना। 0.66 सारे इधर से ही पूछने अब मैंने। अब तुझे परेशान करूंगा थोड़ा सा, ठीक है? बताओ 0.66 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है ना बड़ा, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं होगी? मैं बोल बोल के थक गया कि 0 से बड़ा आंसर या 0 के बराबर होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, वो प्रोबेबिलिटी होनी ही होनी है। और ये नालायक कह रहे हैं नहीं सर ये कहाँ से हो सकती है? ठीक, चल शिवम बता करके 15% प्रोबेबिलिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। 1 से बड़ा नहीं है 15? नहीं, वो परसेंट आ गया ना कि हाँ, फिर क्या करूँ उसका बता? मेरा डिवाइड कितने से? परसेंट कितना करी जाएगा? 100 नहीं जाना तो कहते हैं अच्छा, डिवाइडेड बाई 100। जब परसेंटेज हटेगा तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 हो गया तो 0.15। देखो 0.15 आ गया, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, और 0.7 तो प्रोबेबिलिटी है ही है। उन्होंने हमसे क्या पूछा था, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? -1.5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। टीना बेटा दिमाग में छाप लो इस चीज़ को, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है। युवंश भाई समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, 1 से बड़ी नहीं होती। अगर यहाँ पर परसेंटेज ना लिखा होता तो फिर इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो जाने थे, ये वाला भी और ये वाला भी। अगर परसेंटेज ना लिखा होता, परसेंटेज नहीं होता तो फिर यहाँ पे क्या आता? 15, और 15 तो 1 से बड़ा हो जाना था, तो प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी 5th क्वेश्चन देखिए। कहते हैं जी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.05, तो हमें पूछ रहे हैं नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉट ई की प्रोबेबिलिटी देखो फॉर्मूला लिखा कहीं पे हमने, ये रहा। क्या फॉर्मूला? 1 - p ऑफ ई। तो 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, किसकी बात कर रहे हैं? p दिया हुआ है कितना? 0.05, यानी 1.00 में से 0.05 माइनस कर लो, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, यहाँ पे रह कितना गया? 9 रह गया यहाँ पर, और यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पर 0, आंसर क्या आ गया? 0.95। तो इस नॉट ई का जो आंसर हो गया, नॉट ई का आंसर हमारे पास हो गया 0.95। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। पी दिया हुआ था,
और पता क्या करना था, पी नॉट ई, तो वो फॉर्मूला नंबर 2 लगा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगा पता, फॉर्मूला नंबर 3, 0 के बराबर, 0 की से बड़ी, 1 के लेस देन या 1 के इक्वल। यहाँ से देखकर पता लग गया था नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती। 4th डन, 5th डन। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनना ज़रा। कहते जी ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़, बैग में कैंडीज़ हैं, कौन से फ्लेवर की, लेमन फ्लेवर कैंडीज़ हैं बैग में, और किसी फ्लेवर की कैंडी नहीं है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब थैले में एक ही तरह की कैंडी है, कौन सी, लेमन, लेमन फ्लेवर कैंडी है बैग में सिर्फ, और मालिनी बैग में हाथ डालती है, और हाथ डालने के बाद कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। अब क्वेश्चन लिखना कैसे है, पहले तो आप लिखोगे पी, पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी। अब जो चीज़ पूछी जाती है ना वही इवेंट होता है और वही इस ब्रैकेट में आ जाता है। तो पहले पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, जो चीज़ पूछी गई है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये प्रोबेबिलिटी को डिनोट इस तरह से करवाया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करवाना है आपने, नहीं तो कई बच्चे इनकम्प्लीट क्वेश्चन करके आते हैं, वो पी लिखकर आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, पी के यहाँ पे बताते ही नहीं है कि भाई क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। जब टेस्ट करोगे तो ध्यान देना इस बात का, अगर ये चीज़ नहीं लिखोगे तो क्रॉस कर देना, हमने बताना है आपने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो रही है, किस इवेंट के बारे में बात हो रही है, इवेंट यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक। और सोचने की ज़रूरत नहीं क्या लिखा जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क है जो पूछा जा रहा है वही यहाँ पे लिख दो एज इट इज सारा का सारा। अब बैग में कौन सी कैंडीज हैं, तो बैग में से कौन सी कैंडी निकालने के लिए बोल रहे हैं, पढ़िए, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी बैग में से, ये कौन सा, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बैग में से ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकलनी ही नहीं है, ठीक। ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में कहते हैं लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, प्रोबेबिलिटी किसकी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब बताओ ये कौन सा इवेंट है, ये श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि बैग में लेमन की तो कैंडीज है सारी की सारी, और जब थैले में हाथ डालेंगे, हाथ बाहर निकालेंगे तो लेमन की कैंडी हाथ में, फिर हाथ डाला, फिर कैंडी निकाली, फिर लेमन की कैंडी हाथ में। इट मीन्स श्योर है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही बाहर निकलनी है। देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या टोटल आउटकम नहीं लगा रहे हम, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। जब कैंडी है ही नहीं, इम्पॉसिबल है 0, जब कैंडी है तो पॉसिबल है 1। इतना डन। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डन हो गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 7, सुनिए ध्यान से। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे। 3 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम डेट पे ना आने की संभावना 0.992 दे दी गई है आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। और क्या पूछा जा रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बच्चों का बर्थडे कब आए, सेम डेट पे। तो हमें पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे, ये हमें पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसको देखोगे तो फिर ये चीज़ है, नॉट का मतलब सेम डे पे बर्थडे नहीं आ रहा, और इसका मतलब क्या हो गया, सेम डे पे बर्थडे आ रहा है। तो वही तो बात यहाँ पर भी कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो इसका मतलब एक आपके पास नॉट हो गया और दूसरा आपके पास सिंपल इवेंट हो गया। तो अगर इन दोनों को एडिशन करेंगे तो किसके इक्वल आंसर लिखा जाएगा, 1 के इक्वल आंसर लिखा जाएगा। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे प्लस प्रोबेबिलिटी हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे इज इक्वल टू किसके, यहाँ पे नॉट और यहाँ पर विदाउट नॉट, नॉट और विदाउट नॉट। तो नॉट हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे कितना,
0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी बर्थडे ऑन सेम डे, बर्थडे ऑन सेम डे इज इक्वल टू 1, ये पता करना है हमें। प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी बर्थडे ऑन सेम डे इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, माइनस कर लीजिए 1 में से माइनस कर रहे हैं हम 0.992, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर तो बचा ही 0, तो आंसर हमारे पास आया 0.008, ये आंसर निकला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें। 8th क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। ये आप सबको समझ में आ चुका होगा। एक बैग में रेड बॉल कितनी है 3, और वाइट बॉल्स कितनी है, ब्लैक बॉल सॉरी, और ब्लैक बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स 3 और ब्लैक बॉल्स हमारे पास हैं 5। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। तो पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है, रेड की पूछी जा रही है। फॉर्मूला नंबर 1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितनी रेड बॉल है हमारे पास 3, और नीचे क्या आएगा टोटल आउटकम्स, कितनी टोटल बॉल्स हैं 8, टोटल बॉल्स 8 हैं, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो नीचे आ गया 8, क्वेश्चन खत्म हो गया, पहला पार्ट डन। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में बोला नॉट रेड, नॉट रेड 2 तरीक़ों से कर सकते हो, दोनों मेथड सिखाए गए हैं आपको। 1 में से 3/8 को माइनस भी कर सकते हो, नॉट की प्रोबेबिलिटी बताई थी, 1 में से 3/8 को माइनस कर सकते हो, नहीं तो अगर नॉट रेड बोला है तो रेड तो लेनी नहीं हमने, अगर रेड नहीं लेनी तो फिर कौन सी बॉल, ब्लैक कितनी, और ओवर में टोटल बॉल्स कितनी 8, आंसर इज 5/8, डन। ये बच्चों 8th क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल 8 वाइट मार्बल 4 ग्रीन मार्बल। हाँ जी, रेड मार्बल कितने, रेड मार्बल्स हैं 5, वाइट मार्बल्स हैं 8, और ग्रीन मार्बल्स हैं 4। बताओ टोटल मार्बल कितने हुए, तो टोटल मार्बल्स हमारे पास है 17। हाँ जी, क्या पूछा जा रहा है, पहले पार्ट में बोल रहे जी रेड मार्बल बताइए, पी ऑफ रेड। देखो रेड के आगे क्वेश्चन मार्क डाला उन्होंने, लिखने का तरीका दोबारा सुन लीजिए, पी लिखकर जो पूछा जा रहा है वही ब्रैकेट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। टोटल मार्बल्स कितने, अब ऊपर क्या आएगा फेवरेबल आउटकम्स, तो ढूंढो फेवरेबल आउटकम कौन सी, किसके बारे में बात हो रही है, रेड के, तो रेड मार्बल कितने हो गए 5/17 आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी वाइट मार्बल, वाइट मार्बल पूछे जा रहे हैं, नीचे तो 17 ही आएगा, कितने वाइट मार्बल देखिए ध्यान से 8, चलो ये भी डन। अब उन्होंने बोला नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, नीचे तो 17 ही आएगा, तो ग्रीन मार्बल तो लेने नहीं हमने, तो ग्रीन तो छोड़ दो, बाकी बचा 8 + 5 कितना हो गया 13। और वैसे करने का मेथड क्या था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल कितने थे 4, नीचे क्या आएगा 17, तो 17 1 का 17 में से माइनस करोगे 4 तब भी कितना आएगा 13 ही आएगा, डन। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन्स। पिगी बैंक समझते हो, छोटे बच्चे जिसमें पैसे कलेक्ट करते हैं, अपने पिगी की शेप का बैंक होता है, ठीक है, गुल्लक सी। पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कितने कॉइन है 100, 50 रुपीज़ 1 कॉइन, रुपीज़ 1 के कितने कॉइन है 50 रुपीज़ 1 कॉइन, 20 रुपीज़ 2 कॉइन, रुपीज़ 2 के 20 सिक्के 20, एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन, रुपीज़ 5 के 10 कॉइन्स हैं उसमें। टोटल कॉइन्स कितने हुए, टोटल कॉइन काउंट करो भाई, टोटल कॉइन्स कितने हो गए
180, टोटल कॉइन्स 180 हो गए। स्टेटमेंट ध्यान से समझ लो, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं पिगी बैंक में, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 और 5 रुपये के 10 सिक्के उस पिगी बैंक में स्टोर करके रखे हुए हैं हमने। अब उस पिगी बैंक में हाथ डाल के कॉइन निकालेंगे या पिगी बैंक को उल्टा पुल्टा करके सिक्का बाहर निकालेंगे। किसकी संभावना पूछ रहे हैं? सिक्का तो कोई भी बाहर निकल सकता है, तो किसकी संभावना पूछ रहे हैं? विल बी अ 50 पैसे कॉइन। क्या पूछा? तो पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी किसकी? विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो कहते हैं 50 पैसे का कॉइन होगा। टोटल कॉइन्स कितने? 180। 50 पैसे के कितने कॉइन है ढूंढिए? 100। तो 0 से 0 कैंसिल, क्या बच रहा है? 10/18 काट लो इसको, 2 5 का 10 और 2 9 का 18, आंसर इज 5/9। फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट, विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। दूसरे पार्ट में बोल दिया नॉट बी अ ₹5 कॉइन। तो टोटल कॉइन्स तो 180 हैं, वो कहते हैं 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं लेना। अगर 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं लेना तो फिर क्या करेंगे? कोई भी कॉइन आ जाए बाकी, ठीक है। तो 5 रुपीज़ का छोड़ दो, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है? 10 कॉइन छोड़ दो, बाकी कितने बचे? 170। ये तो था शॉर्टकट। और दूसरा मेथड क्या था? 1 में से माइनस करोगे 5 रुपीज़ के कॉइन की प्रोबेबिलिटी। 5 रुपीज़ का कॉइन क्या हो गया? 10, यानी 1 माइनस 10/180। 0 से 0 कैंसिल। तो 18 को यहाँ पर भी 0 0 काट लो, 17/18 बना था ये, ठीक है। 18 1 का 18 माइनस 1 17, तो बन गया 17/18। इतना डन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप ऑफ फॉर हिज एक्वेरियम। और घर में एक शीशे का बना होता है, उसमें मछलियाँ रखते हैं, उसको एक्वेरियम बोला जाता है। कहते हैं गोपी ने बाय करी फिश अपने एक्वेरियम में रखने के लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेस एंड 8 फीमेल फिशेस। तो मेल फिश कितनी है? मेल फिश है 5 और फीमेल फिश है 8। अब वो टैंक में हाथ डालता है, उसके हाथ में कौन सी मछली आती है? मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। तो क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। क्या पूछा उन्होंने? मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी पूछ रहे हैं? मेल फिश की। तो टोटल फिशेस कितनी है? 13। ऊपर कितना आ गया? 5/13। क्वेश्चन नंबर 12। A game of chance consists of a spinning an arrow which comes to rest pointing at one end of the numbers 1 to 8 काउंटिंग लिखी हुई है। तो ऐसे ना कैसीनो में लगे होते हैं जहाँ पे ना गैम्बलिंग होती है, जुआ वगैरह खेलते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बॉल फेंक दी जाती है और उसमें अब बस नाम लिया चीज़ का तो बस ध्यान उस तरफ चले गया है। आता है टीवी में ऐसे? अच्छा चल ठीक है, उसको छोड़, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन ले, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन ले। एक एरो है, इसको घुमा दिया हमने, घुमा के ये चीज़ घूमती रहेगी। घूमने पे अब मैंने सपोज बोला कि भाई मेरे 10 रुपीज़ लगा दो 2 नंबर के ऊपर। अगर मैं जीत गया तो मुझे 10 के 20 रुपीज़ मिल जाएंगे, और अगर हार गया तो 0, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो संभावना ही है, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मुझे क्या पता 2 पे रुकनी कि नहीं रुकनी। अगर सब जगह पे 2 होता फिर मैं 1000 लगाता। अगर मेरी जेब में 1000 होते, पता ही है 2 पे रुकनी है। फिर 1000 का कितना मिलता? 2000। फिर मैं 2000 लगा देता, 4000। पर वो बेवकूफ़ थोड़ी है सब पे 2 लगा के छोड़ देंगे, है ना। हाँ, अब कहते हैं जी गेम चल रही है, आपने इसको घुमा दिया, स्पिन कर दिया। अब स्पिन करने के बाद पहले बच्चे ने किसके ऊपर दाव खेला? 8 के ऊपर। 8 के आने की क्या संभावना है? ठीक है। अब ये देखिए, पहले तो टोटल आउटकम्स कितनी है आपके पास? 8 ही हैं। अब फेवरेबल आउटकम 8 कितनी बार है? तो आंसर क्या आ गया? 1/8 खत्म हो गया। इतना डन। मतलब ये कि पहली बार उसने पैसा लगाया तो हार गया, दूसरी बार लगाया तो हार गया, तीसरी बार लगाया तो हार गया। मतलब 8/8 में से एक बार वो जीत सकता है। लिख कर नहीं दे रहा स्टाम्प पेपर पे, जीतेगा ही जीतेगा। अगर 8 में से एक बार भी नहीं जीता तो कोई बात नहीं, अगली 8 बार फिर ट्राई करो। फिर भी नहीं जीता तो फिर अगली 8 बार फिर ट्राई करो, कभी ना कभी तो जीतेगा। ठीक। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए,
एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, तो नीचे तो बच्चों 8 ही आएगा। अब ऑड नंबर काउंट कर लो कितने हैं। ऑड नंबर कौन कौन से हो गए? 1 3 5 7। कितने ऑड नंबर हुए? 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी? 4 4 होगी फेवरेबल आउटकम, क्योंकि ऑड नंबर 4 थे। तो 4 1 का 4 4 2 का 8, आंसर इज 1/2। थर्ड में बोल दिया नंबर ग्रेटर देन 2। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर आने की संभावना। देखो कितने नंबर है जो 2 से बड़े हैं? 8 हैं, 2 छोड़ दो, 6 ही रह गए। 1 2 3 4 5 6, ये सब 2 से बड़े हैं। तो ऊपर क्या आ गया? 6, नीचे क्या आ गया? 8। तो काटो 2 के टेबल पे, 2 3 का 6, 2 4 का 8, आंसर इज 3/4। डन। फोर्थ पार्ट, अ नंबर लेस देन 9, ये कभी नहीं हारेगा। अ नंबर लेस देन 9, मैंने बोला, अब सुमित वहाँ पे बैठा हुआ था काउंटर के ऊपर, मैंने उसको बोला सर इसको पहिए को घुमा दीजिए और मेरे 2000 रुपये लगा दीजिए, नंबर जो ये रुकेगी ना सुई, वो लेस देन 9 पे रुकेगी। अब वो था बेवकूफ़, उसने पैसे पकड़ लिए और पहिया घुमा दिया। और मैंने किस पे लगाया? नंबर लेस देन 9 पे। तो जहाँ पर भी रुकेगी हमने जीत जाना, ठीक है। तो नंबर लेस देन 9 कितने देखिए? 8 के 8 लेस देन 9 है, मतलब श्योर है यहाँ पे मैंने जीतना है, श्योर इवेंट है ये। तो ऊपर भी क्या आ गया? 8, नीचे भी 8, 8 से 8 कैंसिल, साथ में कितना? 1। और अगर मैंने 2 लगाए तो सुमित से मैंने 4000 ले लेने हैं, देखता हूँ कैसे नहीं देता। इतना डन? मैंने कहा कि गेट नहीं पार करने देना। इतना डन? क्वेश्चन नंबर 12 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बस इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म हो जाने हैं। कल की क्लास में फिर प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। अ डाई इज थ्रोन, क्वेश्चन नंबर 13 में डाई को फेंका। अगर डाई को फेंका तो डाई की सैंपल स्पेस क्या होगी? डाई की सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6। इसके अलावा डाई पे और कोई नंबर तो होता नहीं है। इतना डन। अब क्या पूछा जा रहा है? पहले पार्ट में बोल रहे हैं जी प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी। प्राइम नंबर, आप सबको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो 1 के टेबल पे और अपने टेबल पे जाते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से हुए? गॉड ब्लेस यू। एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? टोटल आउटकम्स कितनी? 6। और कितने प्राइम नंबर है? देखो ध्यान से, 1 2 3, 3 प्राइम नंबर है, आंसर इज 1/2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नेक्स्ट, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नीचे तो 6 ही आएगा, संभावना कि नंबर 2 और 6 के बीच का आएगा। तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं वो चेक करो। एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। तो ऊपर कितना आ गया? 3। फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 3। ओवर में क्या आ गया? 6। दीपाली बेटा बोर्ड पे देख, 1/2। डन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, एन ऑड नंबर। चल बता अभी सुमित, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मदद कर देता हूँ तेरी थोड़ी। नीचे तो 6 आएगा, ऊपर 3। ऑड नंबर कौन से हो गए? 1 3 5, 1 3 5, ये 3 ही ऑड नंबर है। ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 6, सॉल्व करके कितना हो गया? 1/2। इसी के साथ हमारे फर्स्ट 13 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए। कल हमने बात करनी है प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कल की क्लास में हमारा शुरू होगा। प्लेइंग कार्ड्स, जिनको ताश खेलनी नहीं आती उनको समझाएंगे कि कैसी होती है ताश। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ऑफ।